बिहार में किस तरह से एक बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन बिहार का ये जो खेल है, ये क्या एक तरह से कहें कि एनडीए के लिए फायदेमंद होगा, महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगा, क्या होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जिसने बिहार की नब्ज पकड़ ली, दिल्ली उसके लिए दूर नहीं है। बीजेपी ने भी बिहार की नब्ज टटोलते हुए जेडीयू, हम और चिराग की पार्टी एलजेपी-आर के साथ सियासी गणित बैठा लिया है। बीजेपी ने चिराग के चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी, जबकि उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें दी, जिससे पशुपति पारस ने बगावत की राह पकड़ ली। न्याय नहीं हुआ, हमारा कुछ सुना नहीं गया, अनदेखी किया गया। पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही एनडीए से अलग होने के लिए नया सहारा तलाश रहे हैं। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस के बगावती सुर को देखते हुए एनडीए की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं। बिहार बीजेपी सहित एनडीए के कई दिग्गज उन्हें एनडीए का हिस्सा बने रहने के लिए मना कर रहे हैं। अवसर बदलता है, मिलता है, सम्मान सबका होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको लेके चलते हैं और अपने सभी सहयोगों को उचित सम्मान उचित समय पर देते हैं। माननीय पशुपति पारस जी एनडीए के एक अभिभावक के तौर पर थे, सम्मानित नेता हैं और हम समझते हैं कि उनको एनडीए में रहना चाहिए। तो हाँ, ये एक अलग बात है कि सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी का नाम नहीं आया। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ बातें होंगी और किसी तरह से होंगी, और हमको जो अभी समझ में आ रहा है कि एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेंगे। उधर पशुपति पारस के बगावती सुर को देखते हुए महागठबंधन में भी हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन के कुछ नेता पशुपति को फूका हुआ कारतूस बता रहे हैं। ये फूके हुए कारतूस हो गए, अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। अब तो इनके हाथ में चंपरास का डब्बा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई चंपरास वगैरह है नहीं। तो कुछ नेता उन्हें लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। खबर यहाँ तक है कि पशुपति पारस आरजेडी प्रमुख लालू यादव के संपर्क में है। भाजपा तो अपने सहयोगियों को नकार देता है। पारस जी को दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया, लोजपा को 2 टुकड़ों में तब्दील किया और एक धड़ा को उठा कर करके सीधे 7 समुद्र पार भिगवा दिया और एक को पकड़ कर करके रखना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती है। पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर अहम की लड़ाई बन गई थी। पशुपति किसी भी हाल में हाजीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि चिराग पासवान भी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल चिराग के पिता रामविलास पासवान हाजीपुर से 8 बार सांसद रह चुके थे। यहाँ करीब 19.65% आबादी SC/ST वर्ग की है, जिसमें करीब 5.31% आबादी पासवान समाज की है। यानी चाचा भतीजे में से जो भी यहाँ से लड़ा, उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। आज उन्हीं के परिवार से माननीय चिराग पासवान जी, जिनके पिताजी के जाने के बाद उनको अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन इनको अवसर देते रह गया पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, नए लोगों का भी स्वागत करती है, नए लोगों को भी अवसर देती है। बिहार में आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने पर क्या असर पड़ेगा, ये तो 24 चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन बीजेपी के इस फैसले से जेडीयू ने अभी से अपना हाथ खींच लिया है। जेडीयू कहना है कि सीट बंटवारे में उनका कोई हाथ नहीं है, यानी जेडीयू इस विवाद से सीधे किनारा करना चाह रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस के अलग होने से एनडीए को कोई नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये जो अब बी प्लान है पशुपति पारस का क्या है, क्योंकि बहुत दबाव की कोशिशें की गई कि बीजेपी पर कोई दबाव बना लिया जाए, एक सीट मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब आगे क्या बढ़ने की तैयारी है समझिए। पशुपति पारस का एनडीए से अलग होना लगभग तय माना जा रहा है, यानी राहें अलग होगी, ये बिल्कुल तय है। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद इस बात की जो अटकलें हैं वो और तेज हो चुकी है। महागठबंधन में जा सकते हैं पशुपति पारस, यानी लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के साथ आगे बढ़ेंगे। लालू के संपर्क में लगातार है पशुपति पारस। पशुपति पारस जो अब यहां से यहां पहुंचेंगे, और इस बात के संकेत किसने दे दिए? इस बात के संकेत सीधे सीधे दे दिए गए तेज प्रताप की ओर से, जिन्होंने कह दिया है कि अगर वो आते हैं महागठबंधन में तो फिर हम स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि हम इनको वेलकम करेंगे। लेकिन महागठबंधन में एक धड़ा ऐसा भी है जो सीधे सीधे इनके खिलाफ है। वो क्या कह रहा है? यहां पर आरजेडी के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई ये तो फूके हुए कारतूस है। अब जो ये फूके हुए कारतूस है, ये क्या लालटेन के जरिए लालटेन को चमका पाएंगे? महागठबंधन में पारस को लेकर के दो फाड़ है। अब सवाल ये है कि अगर पारस आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी के साथ जो लोग हैं वो खिसक जाएं। बिहार में पशुपति के जनाधार पर सवाल है, क्योंकि ये कहा गया कि 2019 के बाद रामविलास पासवान की जो लोकप्रियता थी उसको ये भुला नहीं पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कौन सा खेल होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आरजेडी एक तरफ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहें फैला करके स्वागत के इंतजार में, तो कुछ कह रहे हैं ये फूका हुआ कारतूस है। अब कैसे यहाँ पर पूरी राजनीति नजर आती है पशुपति पारस को लेकर के, सुनिए जरा। एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। एनडीए में अभी सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अंतिम दौर में है और 1-2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 1-2 सीटों पर जो बात चल रही है वो फाइनल हो जाएगा, कहीं कोई किचकिच नहीं है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस महामुकाबले में महाविजय करेगा। तो बीजेपी की वो लिस्ट जो यूपी में बचे नामों की है, उस पर लगभग मोहर लग चुकी है। कौन सी संभावित नाम है, इस पर अब मैं बात करने जा रही हूँ। यानी बिहार के बाद अगर कहीं दिलचस्प होती है राजनीति तो वो होती है बिहार में, और बिहार में के बाद बात हम जरा उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है उसमें ये जो तमाम नाम है इन पर एक तरह से मोहर लग चुकी है। बीजेपी के 25 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। 51 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही आ चुकी है। जो बचे हुए उम्मीदवार हैं इन पर अब स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है। कई सांसदों का टिकट इसमें कट सकता है माना जा रहा है। बीजेपी नए चेहरों को तरजीह दे सकती है, मौका दे सकती है। नई लिस्ट में जातिगत समीकरणों पर खास फोकस होगा। हर समुदाय का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो 25 नामों की लिस्ट आने वाली उसको, उसमें अपना दल एस को 2 सीटें देने पर भी मंथन होगा। तो मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट को देने को लेकर के तैयारियां हैं ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है ये देखना बेहद अहम हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो तैयारी है वो क्या है। 80 की सीटों पे 51 सीटों का नाम ऐलान हो चुका है, लेकिन बाकी बची जो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए हैं, बीजेपी के खाते की हैं, उन पर ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो कहाँ रुक रही है, वो ये पूरी जो चर्चाएं हैं वो क्या है, ये अब आपको समझाते हैं। देखिए, ये देखिए आप ये जो सीटें देख रहे हैं बाराबंकी, जो संभावित चेहरे हैं वो कोई नया चेहरा यहां से आएगा। उपेंद्र रावत पहले से यहां पर है और माना जा रहा है उनका टिकट कट सकता है। कैसरगंज में केतकी सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी है वो यहां से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, यानी बृजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। मेरठ में अरुण गोविल या कुमार विश्वास को टिकट दिया जा सकता है, तो राजेंद्र अग्रवाल का टिकट यहां से कट सकता है। प्रयागराज में संजय मिश्रा या फिर अभिलाषा जो नंदी की पत्नी है उनके नामों की चर्चा है, तो रीता बहुगुणा जोशी का यहां से टिकट कटेगा। देवरिया से रमापति त्रिपाठी को लेकर के अब जो मन है वो बनाया जा चुका है, माना जा रहा है कि उनको फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन बलिया में नीरज शेखर, आनंद स्वरूप के नामों की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है। कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में समझिए कि सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। माना जा रहा है कि नीतू सिंह जो सत्यदेव पचौरी की बेटी है उनके नाम की चर्चा है, सतीश महाना के नाम की चर्चा है। तो गाजियाबाद में अनिल अग्रवाल और अनिल जैन के नाम की चर्चा है। अभी जनरल वीके सिंह वहां पर है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है कि जनरल वीके सिंह को ही टिकट दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उनको रिपीट कर दिया जाएगा।